लोग लेंडिंग कर रहे हैं, लेंडिंग और बोरोइंग हो रही है आपकी अलग अलग बैंकों के बीच में, वहां पे अगर आप टर्म रेपोस को इंट्रोड्यूस करते हो तो अगर रेपो रेट में कोई चेंज हो रहा है तो उस रेपो रेट के चेंज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, क्योंकि टर्म रेपो के अलावा अगर नॉर्मल रेपो के हिसाब से लैंडिंग होती है तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भी हो सकती है, 4 दिन के लिए भी हो सकती है। टर्म रेपो में 7 दिन 14 दिन 28 दिन फिक्स है। तो जब चीजें फिक्स होती है ना तो पहले से क्लियर होता है कि कितना आपका रिटर्न आना है, कितने दिन के लिए पैसा गया है, कितने दिन बाद पैसा आ जाएगा। तो एक श्योरिटी वाला एलिमेंट आ जाता है मार्केट। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा 1% ऑफ एनडीटीएल जो कि कॉल मनी मार्केट में कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उठा सकती है, उसका 0.25% ही रेपो पे होगा और 0.75 टर्म रेपो से होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से मतलब 1 अप्रैल 2016 से बैंकों ने एक नई मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसको आप बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसको आरबीआई ने बनाया था 2015 में। अब यहाँ पे क्या क्या इसके आप कह सकते हो कि फीचर्स। पहला फीचर, इट विल बी अ टेन्योर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क टू बी रीसेट ऑन एन एनुअल बेसिस। एक्चुअल लेंडिंग रेट विल बी फिक्स्ड एडिंग अ स्प्रेड टू द एमसीएलआर टू बी रिव्यूड एवरी मंथ ऑन अ प्री अनाउंस्ड डेट। Existing borrower will have the option to move it. Banks will continue to review and publish base rate as a third. समझिए, MCLR बेस्ड फंडिंग रेट है लेकिन बेस रेट अभी भी पब्लिश होता है। अलग अलग बैंकों का बेस रेट अब भी पब्लिश होगा। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे उठती है कि आप MCLR को लेके क्यों आए। कुछ ना कुछ तो आपके बेस रेट में प्रॉब्लम थी, इसलिए आप MCLR को लेके आए। अभी बेस रेट को कौन से बेसिस पे डिवाइड किया जाता था? तो बेस रेट को डिवाइड किया जाता था इन बेसिस पे, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, वेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेस रेट में प्रॉब्लम क्या थी और बेस रेट से देखिए ये MCLR इंप्रूवमेंट कैसे लाएगा, इससे पता चल जाएगा कि बेस रेट में क्या प्रॉब्लम थी। जो सबसे प्राइम प्रॉब्लम थी बेस रेट में वो ये थी कि भाई अगर रेपो रेट कम हो रहा है या रेपो रेट ज्यादा हो रहा है तो उसका प्रॉपर इंपैक्ट नहीं पड़ता था बैंकों की एक्चुअल लैंडिंग पे। तो अगर सरकार पॉलिसी बना रही है, आरबीआई पॉलिसी बना रही है, एक्चुअली में पॉलिसी आरबीआई बनाती है मॉनेटरी, सरकार फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है, लेकिन सरकार का काफी प्रेशर होता है आरबीआई के ऊपर क्योंकि आरबीआई पूरी तरीके से सरकार से होना है। हालांकि टेक्निकली डिसीजन एमपीसी ही लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। तो आप समझिए ओवरऑल यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने जो भी आपका रेपो रेट है उसको कम किया। अब रेपो रेट कम है तो आपका जो लेंडिंग रेट होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का वो भी कम होना चाहिए, वो कम नहीं होता। पॉलिसी रेट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। रेपो रेट अगर पॉलिसी रेट है वो कम हो रहा है या वो बढ़ रहा है तो लेंडिंग रेट भी कम और बढ़ने चाहिए उतने ही परसेंटेज से, वो नहीं बढ़ते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी। तो इस पर्टिकुलर MCLR में क्या बोला गया कि जो बैंकों के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ना, इसकी कैलकुलेशन को हम और ट्रांसपेरेंट करेंगे। क्योंकि बैंक रेट बेस रेट में एक्चुअली में क्या हो रहा था कि ऑपरेशनल कास्ट में झोल झाल करके जो बैंक है ना वो अपने बेस रेट को आर्टिफिशियली ऊपर कर दे रहे थे या नीचे कर दे रहे थे अपनी स्वेच्छा के हिसाब से। तो कुल मिला के जो ओवरऑल रेपो रेट का पॉलिसी रेट के चेंजेस आते थे ना, उन पॉलिसी रेट के चेंजेस का फाइनल इंपैक्ट नहीं पड़ता था आपकी बैंकों की लैंडिंग। तो अब यहाँ पे ये बोला गया कि चूंकि ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट ज्यादा बेटर तरीके से होगा, इसीलिए ये जो बैंक जब MCLR के मैकेनिज्म में आ जाएंगे तो ये जो आपका लेंडिंग रेट डिसाइड करेंगे, हाउसिंग का कितना, व्हीकल का कितना, ये चीज डिपेंड। और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लोन होगी ना दैट विल बी फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल टू द बैंक्स। उधार लेने वाले के लिए भी बैंकों के लिए भी लोन की कॉस्ट फेयर होगी और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बैंक कॉम्पिटिटिव होंगी, उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ेगी वगैरह वगैरह। लेट मार्च 2020 तक जो MCLR है वो 7.4 से लेकर 7.9। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि MCLR आ तो गया है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि MCLR से भी वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं कर पा रहा। तो कुल मिला के ये जो सोचा गया था ना कि भाई MCLR लाएंगे और ओवरऑल जो बेस रेट की प्रॉब्लम थी वो बेस रेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई बेस रेट की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। तो ओवरऑल MCLR को लाने का जो ऑब्जेक्टिव है ऐसा बोला गया कि वो यहाँ पे रिपीट। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया जब उनको लगा कि MCLR के आने के बावजूद भी ये जो पॉलिसी ट्रांसमिशन सही नहीं हुआ तो आरबीआई ने अपनी 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिसंबर 2018 में क्या बोला गया, ऑल न्यू फ्लोटिंग लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक्स विल बी बेंचमार्क्ड टू वन ऑफ द 4 आरबीआई प्रिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। मतलब अब बैंक जो भी लोन मार्केट में घुमाएंगे वो इन चीजों से लिंक्ड होगा। मतलब अब बैंक जो भी लोन मार्केट में घुमाएंगे वो या तो रेपो रेट से लिंक्ड होगा
या 91 डे की जो ट्रेजरी बिल होता है उसकी यील्ड से लिंक्ड होगा, या 182 डे की जो ट्रेजरी बिल होता है उसकी यील्ड से लिंक्ड होगा, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल बेंचमार्क जो कि FBIL बनाए, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रोवाइड होते हैं,